n equal to 2 state is 10 to the power minus 8 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस made by the electron made by the electron on the average, ठीक है, on the average before it jumps to the ground state। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लिख लो, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिख रहा है सबको, विजिबल है क्वेश्चन? हेलो, यस सर। यस सर। चलो इसमें देखो करना क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लियो, क्वेश्चन सब लोग लिख लो जल्दी से। देखो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले तुमको एक फ्रीक्वेंसी का तुमको डेरिवेशन करना होगा। फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हम लोग देखो एक चीज वेलोसिटी डिराइव कर दी, डेरिवेशन किसका किसका किए थे याद है? बोर्ड्स मॉडल में हम लोग कौन सा एक रेडियस का डेरिवेशन वेलोसिटी का किए थे और एनर्जी का किए थे। तो वहां से ही तुमको एक फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड अगर निकाल लोगे, टाइम पीरियड का भी डेरिवेशन कर लोगे तो उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। एक्चुअली पढ़े होगे ना, टाइम पीरियड क्या होता है, इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो 1/टाइम पीरियड कर दोगे रेसिप्रोकल, तो ये यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना, मतलब टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हुआ कि एक पूरा एक वेवलेंथ, या टाइम पीरियड को डिफाइन कैसे करते हैं बताओ तो? लैम्डा बाय सी, लैम्डा बाय वेलोसिटी। हाँ, लैम्डा बाय वेलोसिटी। तो लैम्डा एक्चुअली यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑर्बिट में अगर, जैसे मान लो कोई ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये आर रेडियस पे है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होगा, 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। ये तो होता है ना, सरकमफेरेंस लेंगे, मतलब टोटल वो जो वेव है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होगा, ये 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो यहाँ पे टाइम तो हो गया डिस्टेंस तो हो गया 2πr, और डिवाइडेड बाय ये मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी v है। ठीक है, उस ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी vn होगा, तो ये v, तो v से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यही टाइम दे देगा, टाइम पीरियड यहाँ से निकल जाएगा। अब r का एक्सप्रेशन और v का एक्सप्रेशन याद है तुम लोगों को? r का एक्सप्रेशन क्या था वो यहाँ पे पुट कर देना है बस। r का एक्सप्रेशन याद है? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z स्क्वायर बाय z, यही था ना, देख लो तो r का n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z स्क्वायर। ये r का या r का है एक्सप्रेशन। यस सर। ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z स्क्वायर। इसी तरह वेलोसिटी vn का एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन हम पूछ रहे हैं, ये है z स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, तो बस इसी में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, r का भी एक्सप्रेशन और v का भी। r का पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय, ये हो गया पाई m z स्क्वायर, और वेलोसिटी का यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे
तो वेलोसिटी का आ जाएगा जेड ई स्क्वायर, और ऊपर क्या चला गया 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू एन। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करके लिखो क्या आ रहा है, जो जो कट रहा है उसको काटते जाओ। तो ऊपर क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, कैंसिल आउट क्या क्या होगा, पाई कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट होगा, और नहीं कटेगा सर। नहीं कटेगा। तो जो जो बचा ये लिख दो, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, Yes, sir. H एन का square. एन का क्यूब हो जाएगा, एच Yes, sir. स्क्वायर एच का भी क्यूब हो गया, Yes, sir. Yes. और क्या बचा बस। और इधर और कुछ ऊपर बचेगा नहीं, नीचे क्या बचेगा, Z square M E जेड स्क्वायर e to the ई power टू द 4 पावर into M. 4 एम। जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 और m बच गया, यही है देख लो। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे पुट करना है हमको, ध्यान दो। चलो ये टी का एक्सप्रेशन आ गया, टी का एक्सप्रेशन यहाँ पे ध्यान रखना। अब जो अगर तुमसे पूछा जाए कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना जो जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कर लो। तो कांस्टेंट है 4 एप्सिलॉन नॉट और एच क्यूब, ये कांस्टेंट हो गया, और नीचे कांस्टेंट है ई पे पावर 4 और एम। तो ये जो वेरिएबल है क्या बच जाएगा, एन का क्यूब बच गया इधर, और Z square. नीचे जेड स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से अगर तुमसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ध्यान रखना एन क्यूब और जेड, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, इसी पे डिपेंड करेगा। बाकी ये सारा तो कांस्टेंट है, इन सभी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये टाइम पीरियड का हो गया। अब हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, 1 by T. 1 बाय टाइम पीरियड कर T. दोगे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी अगर तुमसे पूछा जाए तो 1 बाय टी हो गया। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन है उसको रिवर्स कर दो, तो ये हो गया Z जेड square by स्क्वायर ई पे पावर 4 एम, ऊपर चला गया, और नीचे क्या बच गया 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब और एच क्यूब। ठीक है, एन क्यूब और एच क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी अगर तुमसे पूछा जाए किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो कांस्टेंट है उसको साइड करो, ई पे पावर 4 एम कांस्टेंट हो गया, नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट और एच क्यूब कांस्टेंट हो गया। ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जेड स्क्वायर बाय एन N क्यूब square के। cube. हाँ, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पे वो प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है क्या कि लाइफ टाइम निकालना है, और कितने सेकंड में 10 टू द पावर -8 सेकंड है उसका एवरेज लाइफ टाइम है। तो उसमें वो कितना रेवोल्यूशन करेगा ग्राउंड स्टेट जंप करने से पहले। तो ग्राउंड स्टेट अभी वो कौन से सेल में है, n=2 वाले में है, समझ में आ रहा है, अभी वो कौन से सेल में है, n=2 वाले में। तो n=2 वाले में है, तो उसमें वो कितना रेवोल्यूशन करेगा। तो हमको टाइम पीरियड का वैल्यू पता चल चुका है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइम पीरियड ये है। तो अगर हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ये होता है जो टाइम गिवन होगा, टाइम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डिवाइड किससे कर दोगे, जो टाइम पीरियड कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो पहले टाइम पीरियड का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना होगा, यहाँ सारा वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना होगा। तो टाइम पीरियड का यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन क्या था, t इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू h क्यूब, और क्या है, और क्या छूट गया, n क्यूब, ये छोटा ना, Yes, और sir. नीचे क्या है e पे पावर 4 Z इंटू square. m इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सारा वैल्यू तुमको पुट करना होगा, कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे सबका वैल्यू तो पता है ना तुम लोग का, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है क्या, नहीं. एप्सिलॉन नॉट का देखो, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसका यूनिट जो होता है फराड पर मीटर
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और तो सबका वैल्यू पता ही है तुम लोगों को। n का वैल्यू इसमें क्या ले लोगे, 2 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। z का वैल्यू हो जाएगा 1 और h का वैल्यू तो पता ही है 6.1, प्लैंक्स कांस्टेंट ही है। सर यहाँ पे और कांस्टेंट लेके सर कांस्टेंट का वैल्यू नहीं रख सकते? क्या कांस्टेंट लेके? सर कांस्टेंट बाहर करके कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू जिस तरह से हम लोग रेडियस में हाँ और तो या वही फिर चीज यहाँ पे हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, t का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वही तो तुमको कैलकुलेशन करना ही होगा ना। ये सारा वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और वो तुमको मैनुअली कैलकुलेट करना है। वहां पे तो Yes. एग्जैक्टली वो वैल्यू, यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन तुमको सारा वैल्यू पुट करके करना होगा। e का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम m का वैल्यू पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 31 kg, ये मास। z का वैल्यू 1 ही लोगे, हाइड्रोजन के लिए बोला गया है। तो यहाँ से t कैलकुलेट कर लोगे, मान लो t कुछ आ गया, ठीक है, ये वैल्यू पुट करके देख लेना। t कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10⁻⁸ सेकंड, और जो वहां से t आएगा यहाँ पे पुट करोगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई x वैल्यू आया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, देख लेना। ये वाला एक चीज ध्यान रखना, टाइम पीरियड वाला, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा आगे, क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वाला, ये कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है देवांशु, यस सर। आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर बताओ, लिख लो पहले इसको जो लिख रहे हो। लिख लिया सर। लिख लिया ना? चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, याद है कुछ? यस सर। क्वांटम नंबर्स बता रहे थे। यस सर। बताए थे कि क्वांटम नंबर का एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ता है, कि क्वांटम नंबर जो है हमको एग्जैक्ट एड्रेस बताता है, लोकेशन, किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है। ठीक है, कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर डिस्कस किए थे हम लोग? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर थे, याद है या नहीं कुछ? यस याद है, प्रिंसिपल, चलो, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक। हाँ, तो पहला जो क्वांटम नंबर था ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो ये हो गया ना सबका। क्वांटम नंबर्स वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस तो सब सर, वो चलो, पीडीएफ में रहेगा ना वो क्वेश्चन? हाँ हाँ वो रहेगा। ठीक है, तो पहला जो क्वांटम नंबर है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बारे में अब लिखाते जा रहे हैं धीरे धीरे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट होगा। ये क्या करता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। डिफाइंस साइज एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, साइज और टोटल एनर्जी। एन के वैल्यू से हमको रेडियस का भी पता चलता है, उससे साइज पता चल जाएगा और एनर्जी का पता चलता है। ठीक है, इसका एन का वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यूज होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। या फिर हम लोग इसको के सेल, एल सेल, एम एन, इस तरह भी होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल कैसे निकालेंगे बताओ? ये लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ, एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे बताए थे कि देखो, शेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो कितने टाइप्स के सबसेल अपने को पढ़ना है, एस, पी, डी और एफ। ये डिस्कस किए थे हम लास्ट क्लास में। एस सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल के अंदर कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, 3 3। डी में 5 5 और एफ में 7। ठीक है,
तो अगर किसी शेल में तुमको पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो वो n स्क्वायर अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। जैसे तुमसे पूछा जाए कि n इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो n इक्वल टू 1 में हमको पता है कि सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, s सबसेल होता है n इक्वल टू 1 में, और s सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 1। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब n इक्वल टू 2 में अगर तुमसे पूछा जाए तो देखो इसमें s और p होता है, s में एक ऑर्बिटल हो गया और p में कितने ऑर्बिटल हो गया? 3 3। तो 3 एक टोटल ऑर्बिटल्स कितना आ गया? 4। और 2 का स्क्वायर भी करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना है किसी शेल में कितना होगा, तो वो n स्क्वायर है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, तो ये कितना आ जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n 2n स्क्वायर। स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है, तो अब हमको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। ये बताए थे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 2। तो अगर n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है, तो उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल जाएगा किसी शेल में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको इतने चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसको लिखते जाओ साथ साथ, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा क्वांटम नंबर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किससे, नोटेशन क्या है इसका बताओ? L। ना, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या चीज को डिफाइन करता है, ये लिख लेना कि डिफाइंस द शेप, एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू हमको शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप या फिर और ऑर्बिटल। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऑर्बिटल एक्चुअली है क्या? देखो ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन ऐसा आता है। ऑर्बिटल को एक्चुअली हम लोग यहाँ पे, ये एक 2D टर्म नहीं है, हम लोग अब ऑर्बिटल को जो है एक 3D टर्म के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस, ऑर्बिटल का डेफिनेशन यही होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस in an atom where probability of finding electrons, probability of finding electrons is maximum। समझ में आ रहा है कि ऑर्बिटल वैसा स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि तुमको पता है कि अब अगर स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो वहां तीनों कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात करेंगे, एक्स वाई और जेड, इसलिए 3 डायमेंशनल टर्म है ऑर्बिटल। तो एक्चुअली ऑर्बिटल को डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा ये स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का, वहां पे उस जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू हमको किस चीज का आइडिया लगेगा? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि वो ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका शेप कैसा है। ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे ये सबसेल के बारे में भी बताता है। देखो जैसे मान लो 4 सबसेल हम लोग डिस्कस किए थे ना, और इसका एल का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला सबसेल कौन सा था बताओ? एस सबसेल। ठीक है, हेलो, Yes, Yes sir. sir। Yes, sir. पहला सबसेल एस था, इसके लिए एल का वैल्यू फिक्स होता है, सारे सबसेल के लिए एल का वैल्यू फिक्स है। एस के लिए एल का वैल्यू क्या फिक्स किया गया है? 0। फिर इसके बाद है पी सबसेल, पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू है 1। 1। डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू है 2 और एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो नंबर, और ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ऑर्बिटल तो बताएगा ही, एंड
नंबर ऑफ सबसेल्स इन ए सेल के बारे में भी बताएगा कि एक सेल में कितने सबसेल हो सकते हैं, उसके बारे में भी डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे बताए थे कि n इक्वल टू 1 में सिर्फ कौन सा सबसेल पाया जाएगा, s सबसेल। n इक्वल टू 2 में s और p पाया जाएगा, n इक्वल टू 3 में s p d SPD पाया जाएगा, और n इक्वल टू 4 में s p d SPD और f। ठीक है, चारों सबसेल। और 5 में भी अप टू f तक ही हम लोग के सिलेबस में है, तो ठीक है 4 ऑनवर्ड सब में 4 सबसेल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू देखो, अगर किसी सेल में तुमसे पूछा जाए तो एजिमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू जो है ये वेरी करेगा। L वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। देखो तो अगर तुमसे फर्स्ट सेल में पूछा जाए तो फर्स्ट सेल में L का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ बताओ। जीरो। फर्स्ट सेल में हमको पता है कि सिर्फ S ही सबसेल पाया जाता है, और S सबसेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जीरो। तो 1-1 उसका वैल्यू तो 0 ही रह जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यस सर। और इसी तरह अगर सेकंड सेल के लिए पूछा जाए, सेकंड सेल के लिए L का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अब सेकंड सेल में जीरो। देखो n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 में देखो एक तो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से 2-1 तक चलेगा ये, तो 0 और 1 दो पॉसिबिलिटी हो गया। तो 0 किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, S सबसेल को, और 1 किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, P सबसेल को। PD उसी तरह n इक्वल टू 3 में पूछा जाए तो इसके लिए L का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो 0 से स्टार्ट होगा 0 और 1 2 3-1 2 तक चलेगा। तो 0 1 2 देखो, S के लिए 0 हो गया, P के लिए 1 हो गया और D के लिए 2 हो गया। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना कि L का वैल्यू जो है ये 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग L से निकाल सकते हैं, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर तुमको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, किसी सबसेल में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग L से डिराइव कर सकते हैं। ये 2L+1 होगा। देख लो, पुट करके देख लो। जैसे तुमसे मान लो कि S सबसेल में पूछा जा रहा है कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, S सबसेल के लिए L का वैल्यू 0 है, तो 2 × 0+1 तो 1 आ गया। P सबसेल में तुमसे पूछा जाए कितने ऑर्बिटल हैं, तो P के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 2 × 1+1 तो 3 आ गया। तो P सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ गया, 3 आ गया। D में अगर पूछा जाए D में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो D के लिए L का वैल्यू है 2, तो 2 × 2+1 तो ये आ गया 5। और हमको पता भी है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं D में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू हमको इन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वांटम नंबर होता है, बताओ थर्ड क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट l होता है, देखो कि बहुत जगह। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इट डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, कि उस सबसेल का ओरिएंटेशन कैसा होगा वो डिफाइन करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इट डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। ठीक है, तो अगर सबसेल प्रेजेंट है तो वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उसके बारे में ये बताएगा। और ml का वैल्यू जो है ml ये वैरी करता है, वेरीज फ्रॉम -L to +L। ये ध्यान रखना, इसका वैल्यू वैरी करेगा -L से +L तक। जैसे मान लो देखो S सबसेल के लिए, तो S सबसेल के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेना। यहाँ पे जैसे सबसेल लिख रहा है, सबसेल। ठीक है, ये L का वैल्यू लिख रहा है और ml का वैल्यू लिख रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो S सबसेल है सबसे पहला, तो L का वैल्यू 0, तो ml का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। P सबसेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है, 1। 1।
तो ml का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा देख लो, -1 से -1 1 -1 से +1 तक इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ जाएगा, एक -1, एक 0 और एक +1। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये तीनों अलग अलग ऑर्बिटल्स को कोरोस्पॉन्ड कर रहा है, वो आगे हम लोग शेप देखेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तीनों नंबर जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स का है। पी में देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, वो ऑर्बिटल को हम लोग एक्चुअली बॉक्स बना के शो करते हैं। जैसे मान लो पी में ऑर्बिटल शो करना है, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल ऐसे 3 बॉक्स बना दिए। ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप का होता नहीं है, वो 3D में स्पेस होता है। ठीक है, एक्चुअली उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल, शेप जो है वो आगे डिस्कस करेंगे शेप कैसा होता है। ठीक है, तो ये बॉक्स सिंपली समझने के लिए अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन ये ऐसा नहीं होता है, ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन के लिए ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो बॉक्स ऐसे बना रहे हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल शो कर रहा है पी का। ठीक है, तो इसमें एक है -1 से एक को डिनोट करेंगे, एक 0 और एक +1। अब यहाँ पे ये ध्यान दो, ये जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि पहले वाले को ही -1 हमको देना है और दूसरे वाले को 0, और ये ऑर्डर इस ऑर्डर में रहेगा या नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि पहले वाले ऑर्बिटल का -1 ही नंबर फिक्स होगा, वो किसी का भी कोई भी नंबर हो सकता है। बस वैल्यू कितने होने चाहिए, 3 नंबर। मतलब 3 ऑर्बिटल है और तीनों के लिए अलग अलग नंबर होगा, 2 ऑर्बिटल का सेम नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? सर तो ये यस सर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सर ये ऑर्बिटल डिनोट कर रहा है ना। ऑर्बिटल डिनोट कर रहा है, एक्चुअली ये ओरिएंटेशन के हिसाब से होता है। जैसे एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। ठीक है, वो आगे यस शेप जब बताएंगे ना, तो px मतलब ये ओरिएंटेशन इसका x एक्सिस के अलोंग होगा, y हो गया तो y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जो शेप बताएंगे तो वहां पे आएगा ये। ठीक है, तो px py और pz। इसी तरह d में देखो, d में टोटल l का वैल्यू हो गया 2, तो इसके लिए ml का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -2 से -2 to +2 +2। तो क्या क्या आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, +1 हो गया और +2, टोटल 5 वैल्यू आ गए। और डी में हमको पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो इन पांचों ऑर्बिटल का ये इस तरह से फिक्स है। जैसे यहाँ 5 ऑर्बिटल डी के लिए ड्रॉ किए, तो ये ऑर्डर में ड्रॉ करो, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही हो। ठीक है, हम लिख रहे हैं ऑर्डर में, तो इन सभी का ऑर्बिटल्स का नंबर अलग अलग आ गया। इनका भी ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, तो वो जब शेप अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे बताएंगे। और एक कौन सा बच गया, एफ। एफ के लिए एल का वैल्यू कितना होता है बताओ, 3 3 हो गया। तो इसके लिए एम एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, टोटल 7 वैल्यूज हो जाएंगे, यस -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 और +3। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। लिख लिए? यस सर Yes, sir. अब लास्ट वाला कौन सा है, स्पिन क्वांटम स्पिन नंबर। क्वांटम नंबर ठीक है, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली किस चीज के बारे में बताता है, इसका एम एस से डिनोट करते हैं, या बहुत जगह देखोगे एस, स्मॉल एस से भी डिनोट किया जाता है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज को डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ हाँ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो वो आइदर क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इधर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसका वैल्यूज जो होता है ये 2 ही वैल्यू होता है।
ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो दो ही पॉसिबल है ना, एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक के लिए वैल्यू +1/2 है और दूसरे के लिए वैल्यू -1/2 है। तो ये यहाँ भी देखो, ये चीज फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज को प्लस लेना है और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है। किसी एक को तुम अगर प्लस लो तो ऑब्वियसली दूसरा वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानोगे तो उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन तुमको क्या लेना होगा, माइनस ही लेना होगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज फिक्स नहीं है, वैसा कुछ नहीं है फिक्स कि तुमको क्लॉकवाइज को प्लस लेना है और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, वो कोई वैसा कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। किसी एक को अगर प्लस मानोगे +½ तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, -½ तो इसका दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक +½ और दूसरा -½ यहाँ पे एक हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये बाद में जरूरत पड़ेगा, अभी लिख लो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला म्यू होता है, म्यू का वैल्यू होता है √n × n+2 और ये बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है। ठीक है, और ये n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बाद में कैलकुलेशन करवाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाएंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि नंबर ऑफ सर ये अनपेयर्ड क्या इलेक्ट्रॉन बताता है? मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताता है। ठीक है, तो लिख लो पहले, इसका बाद में इंप्लीकेशन आएगा। हेलो, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आ रहा है ना आवाज? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक, लिख लिए क्या इसको? सर हट गया स्क्रीन से। 1 मिनट, सर आधा ही आ रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है। स्पिन वाला कहाँ चला गया? हाँ नीचे। आधा ही क्यों आ रहा है इसका, 1 मिनट। चलो इसको इधर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, स्पिन वाले को। इसको इस साइड लिख दे रहे हैं। ये पूरा वो फॉर्मूला बस बचा हुआ था ना तुम लोग का? हेलो, सर वो n का वैल्यू। n का 2 वैल्यू होता है। यस। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर इसको ms है, इसका 2 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, आइदर +½ या फिर और -½ ठीक है, ये किस चीज के बारे में बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। ठीक है, लिख लेना वहां पे साथ में ही, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। यहाँ पे एक चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या बता रहे थे? मैग्नेटिक मोमेंट या फिर स्पिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसको एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे पढ़ोगे तुम लोग, ये लिख लो अभी, जस्ट आगे वो पढ़ना है। सर किसके बारे में बताएगा, एक बार बता दीजिए ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था ना अभी, सर स्पिन मैग्नेटिक। डायरेक्शन, सर डायरेक्शन और एक और चीज बोले थे।
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर एक मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम होता है सर, वो क्या? यही चीज है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला सेम ही है, म्यू से ही उसको डिनोट करते हैं, वो आगे कैलकुलेशन आएगा तो वहां पे बताएंगे उसको अच्छे से। और सर एक n की जगह पे l रहता है और इनटू h/4 पाई 2 पाई। हाँ वो सब आएगा, वो सब कैलकुलेशन बताया जाएगा, आगे आगे आएगा वो। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ, तो ये जब कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीख जाओगे तब फिर वहां बताएंगे ये सब कैलकुलेशन कैसे करना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। म्यू से डिनोट करते हैं इसको, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, √n × n+2 हो गया, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, BH होता है बोर, BM है मैग्नेटॉन, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया सबका, कोई डाउट है यहाँ तक? चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में हो गया। अब एक्चुअली हम लोग शेप के बारे में देखेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान देना। इसमें कोई डाउट है चारों ऑर्बिटल्स के बारे में, बताओ। हेलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चारों सर क्वांटम नंबर, सर लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना। स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताया ना स्पिन यस क्वांटम सर। नंबर। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन के बारे में बताता है कि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा किसी भी ऑर्बिट या ऑर्बिटल के अंदर, तो वहां पे वो तो घूम ही रहा होगा ना। तो अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, इधर क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए स्पिन का भी दो ही वैल्यू होता है, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ लोगे, एंटी क्लॉकवाइज किसी एक को अगर प्लस ले लिए तो अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्लस हाफ हो गया और दूसरा माइनस, तो इसके दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, आइदर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है? यस सर। चलो, तब यहाँ पे देखो, अब एक्चुअली हम लोग को शेप के बारे में पढ़ना है। तो शेप देखो, एक्चुअली जो हम लोग देख रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, या शेप सबसेल के शेप के बारे में या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सारे सबसेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनका शेप कैसा होता है वो पढ़ना है। तो एक्चुअली देखो, ऑर्बिटल अभी बता चुके हैं, ऑर्बिटल को डिफाइन किए थे हम लोग। तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या था बताओ तो, अभी डिफाइन जो सर किए थे 3D ऊपर। space in which हाँ, 3D the स्पेस probability किसी of भी, the हाँ किसी भी एटम probability के of अंदर electron एक maximum. 3D स्पेस ऐसा स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, Maximum. ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इसी में एक आएगा नोड आएगा। नोड होता है कि वैसा स्पेस होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, तो उसको हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। वो आगे डिस्कस करेंगे शेप के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑर्बिटल होता है, ये एस का ऑर्बिटल होता है। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, ये स्पेरिकल शेप होता है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। ये 3D में है एक्चुअली, ये 2D में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3D में यहाँ पे z एक्सिस भी आ जाएगा, आएगा ना, ये x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे 2D में रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये s ऑर्बिटल का शेप है, इस टाइप का स्पेरिकल शेप आएगा। तो ये s के ऑर्बिटल का ये शेप हो गया, स्पेरिकल शेप होता है, ठीक है। तो स्पीयर जैसे देखे हो ना, स्पीयर, तो वो 3D है, मतलब x एक्सिस भी होगा, y एक्सिस भी होगा और z एक्सिस भी होगा। तो एक्चुअली ये 3D में इसको कंसिडर करना है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ये 2D में कर रहे हैं, ये तीनों एक्सिस में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये s के ऑर्बिटल का, तो s के जो एक ही ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, s का ऑर्बिटल का स्पेरिकल शेप होता है। शेप क्या होगा बताओ?
स्फेरिकल। स्पेरिकल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, तो ये तो आसान है। दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल्स। P तो पी में ध्यान रखना कि पी में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी डम्बल सबसेल, हाँ, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक को बोला जाता है पी एक्स, एक को बोला जाता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। ठीक है, तीनों का अलग अलग ओरिएंटेशन है। इसका शेप जो आता है ना, ये डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। डम्बल देखे हो ना, यूज करते हो तुम लोग? कॉलेज में करें। कॉलेज में करोगे? चलो, तो डम्बल शेप होता है, डम्बल के तरह एक्चुअली ये शेप होता है। ठीक है, तो देखो पी एक्स और पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो इसका शेप देखो एक्चुअली ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लो पी एक्स का हमको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पी एक्स को ड्रॉ करना है ना, तो ये एक्चुअली हम लोग इस टाइप का, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो डम्बल शेप मतलब डम्बल इसी टाइप का होता है ना, ऐसे रहता है बीच में। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये दोनों जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, ये इस टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने के लिए दोनों को टच करा देते हैं, ये ऐसे कंटिन्यूअस बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअली ये लोब बोलते हैं इसको, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोब। तो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो दोनों लोब आपस में टच नहीं कर रहे होते हैं, ये इस टाइप का होता है। ये एक लोब ऐसा है और ये दूसरा लोब है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये पी एक्स हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान रखना कि दोनों, एक्चुअल में दोनों लोब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो पी एक्स अगर ड्रॉ करना है हमको, तो पी एक्स मतलब क्या हुआ कि वो दोनों लोब जो है कौन सा एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड होगा, ओरिएंटेड X axis। किस एक्सिस के अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। X ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका ओरिएंटेशन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ एक चीज हम लोग बात, जैसे ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में क्या बताए हैं तुम लोगों को कि ऑर्बिटल वैसा स्पेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम है। उसी तरह नोड आता है। नोड हम लोग किसको बोलते हैं? स्पेस। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, इलेक्ट्रॉन जी हाँ, स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ? 0। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो वैसे स्पेस को हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग। हेलो, यस सर। सर यस सर चलो, अब इसमें एक नोडल उस प्लेन का नेम क्या होगा? सोच के इसके नोडल प्लेन क्या आएगा? कौन सा प्लेन इसके लिए नोडल होगा पीएक्स के लिए? सर एक्स जेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन? वाई जेड। कौन सा प्लेन? वाईजेड प्लेन होगा ना नोडल प्लेन। देखो, जेड प्लेन हम लोग मान लेते हैं कि इसके जैसे ऐसे है, देखो इसको विजुअलाइज करना 3D में करना, पहले ही बोल दे रहे हैं। ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे है। ठीक है, एक्चुअली जेड एक्सिस क्या होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ निकल रहा होगा पॉइंट। विजुअलाइज कर पा रहे हो? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस क्या होगा? इस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ ध्यान देना कि वैसा प्लेन हमको ढूंढना है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल क्या, 0 है। तो कौन सा प्लेन? देखो, ये वाला प्लेन तो हो गया एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में तो ये इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहा है ना हमको। और उसी तरह ये एक्स एक्स और जेड के साथ जो प्लेन बनेगा, ये एक्स जेड प्लेन बनेगा। तो उसमें भी ये वाला पोर्शन तो इलेक्ट्रॉन है ही। कौन सा प्लेन है? ऐसा प्लेन वैसा ढूंढना है हमको जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 है। कौन सा प्लेन वैसा मिल रहा है बताओ तो? वाई जेड। वाई जेड वाई जेड। तो इस केस में हम लोग पीएक्स के केस में बोल सकते हैं कि नोडल प्लेन अगर तुमसे पूछा जाए, तो नोडल प्लेन वैसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो। तो इसके लिए नोडल प्लेन
आ गया, YZ आ गया। नोडल प्लेन YZ हो जाएगा इसके लिए, कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं। इसी तरह बताओ तो अगर हम लोग PY के लिए ड्रॉ करें तो PY का पहले ये शेप बताओ। तो PY का भी डंबल शेप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये मान लेते हैं हम लोग Z एक्सिस है। तो PY का ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा? अब ये Y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, along the ठीक है, अलोंग Y एक्सिस हो गया इसका PY। इलेक्ट्रॉन अब किसके अराउंड ओरिएंटेड होंगे? Y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए नोडल प्लेन क्या आ जाएगा बताओ तो? कौन सा नोडल प्लेन होगा PY के लिए? XZ। हाँ, इसके लिए नोडल प्लेन क्या आ जाएगा? XZ प्लेन जो होगा वो नोडल प्लेन होगा, क्योंकि XZ वाले प्लेन में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? वो 0 होगा, ठीक है। तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रहा होगा। सेम इसी तरह PZ के लिए बता सकते हो क्या? PZ का शेप Yes, कैसा हो जाएगा? X देखो along the XY। XY सर। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, और ये मान लेते हैं हम लोग Z एक्सिस है। तो ये एक्चुअली होगा, आवाज ये रुक रुक के आ रहा दोनों X और हेलो, यस सर। है। Yes, अभी ठीक है? यस सर, आवाज आ रहा है। चलो यहाँ पे देखना कि एक्चुअली ये PZ जो ड्रॉ किए हैं, ये ध्यान देना कि ये X और Y दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है ना? दोनों के sir. परपेंडिकुलर है। ये एक्चुअली 3D वाला फिगर है, 2D में रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये Z जो है ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में नोडल प्लेन कौन सा आ जाएगा बताओ? XY XY। तो इस केस में नोडल प्लेन आ गया XY, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो PX, PY और PZ तीनों के केस में हमको नोडल प्लेन मिल गया। तो p ऑर्बिटल का शेप ध्यान रखना है। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप होता है, ठीक है। और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY और PZ। इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बताए थे ना कि इसका नंबर कहां से कहां तक वेरी करेगा? p सबसेल के लिए -1 से लेके +1 तक। तो एक का -1 हो जाएगा, एक का 0 हो जाएगा और एक का +1 हो जाएगा। तो ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ पे कि PX का -1 ही होगा और PY का 0 और PZ का +1। तीनों में से किसी को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तीनों का क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। आ रहा है समझ में? So ये जो Yes, PY, sir. PZ, PX सब तीनों अलग अलग ऑर्बिटल हैं। अलग अलग क्या बोल रहे हो? ऑर्बिटल्स तो 3 डिफरेंट ऑर्बिटल है। PX अलग ऑर्बिटल हो गया, PY अलग ऑर्बिटल हो गया और PZ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल तो डिफरेंट है ना ये, Yes sir. क्योंकि इनका ओरिएंटेशन अलग है ना। PX X एक्सिस के अलोंग होगा, PY Y एक्सिस के अलोंग होगा और PZ Z एक्सिस के अलोंग होगा। तीनों एक्सिस में ये है, सही है। ठीक है। तो ये हो P सबसेल का हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट एक D सबसेल का पढ़ना है। D ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? F का हम लोग नहीं पढ़ते हैं, F का हाईली कॉम्प्लेक्स होता है तो वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो D ऑर्बिटल का शेप, तो D में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे बताओ? डबल हाँ, D में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं D में? 5 5 ऑर्बिटल्स होते 5। हैं। और इनका शेप जो हम लोग बोलते हैं इसको डबल डंबल शेप। डबल डंबल शेप, ठीक है। मतलब P में क्या था? सिंगल, एक ही डंबल था। यहाँ पे कितने डंबल हो जाएंगे? 2 डंबल आ जाएंगे, ठीक है, डबल डंबल आ जाएंगे। तो इसका यहाँ पे देखो 5, D में 5 ऑर्बिटल है। इन सबका अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। एक होता है DXY, ठीक है, DXY, DXZ, DYZ, DX² - Y² और DZ², ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है। इन पांचों का लिख लो। टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं D के अंदर, DXY, DXZ, DYZ,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सबको अलग अलग करके देखते हैं हम लोग शेप कैसा आएगा। सर ये किस बेसिस पे सर इसको इस तरह कर दिया? ओरिएंटेशन के बेसिस पे उसका कैसा ओरिएंटेशन है, ठीक है, ओरिएंटेशन के बेसिस पे है ये सारा चीज। तो वो पता कैसे किस किया होगा? तो पता किया है, वो सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ना, वो ऑब्जर्व किया गया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी एक्स वाई। तो डबल डम्बल शेप होता है। डी एक्स वाई का शेप ये इस टाइप का, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो डी एक्स वाई का शेप जो होता है ये इस टाइप का, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं दोनों एक्स वाई एक्सिस में, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो ये डी एक्स वाई हो गया। हेलो सर। क्लियर है? हाँ बोलो। यस सर। इसमें चलो आवाज इसमें अचानक रुक गया। आ रहा है ना? यस। चलो अब इस केस में बताना तो नोडल प्लेन कौन सा होगा। डी एक्स वाई के केस में नोडल प्लेन कौन सा आएगा बताओ, अच्छे से जेड। सोच के बताओ। एक नोडल प्लेन होगा या दो नोडल प्लेन आएगा बताओ। हेलो, यस सर। कौन सा नोडल प्लेन आएगा या सर नहीं दो आएगा? आएगा। यस सर दो हाँ, आएगा। कौन सा नोडल प्लेन होगा बताओ सोच के। सर एक एक वाई के अलोंग आएगा और एक्स जेड एक्स के अलोंग आएगा। प्लेन बताना है, कौन से प्लेन में। प्लेन हमेशा दो एक्सिस को मिला के बनता है। कौन से प्लेन में आएगा नोडल प्लेन? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए। तो देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस एक्सिस में तो नहीं है ना। और जेड एक्सिस क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो तो एक्स और जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? समझ में आ रहा है? नो सर। एक्स एक्स जेड वाले प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या यहाँ पे? देखो जो भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो कौन से प्लेन में आएगा, एक्स और वाई के प्लेन में ही रहेगा, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन सर। यहाँ पे है, ये सारा इलेक्ट्रॉन कौन से प्लेन में हमको दिख रहा है? ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से प्लेन में पाया जा रहा है? एक्स वाई प्लेन में ही है ना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स वाई प्लेन में ही है। तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स जेड नोडल प्लेन हो गया और वाई जेड, ये दोनों नोडल प्लेन बन जाएगा इसके लिए। क्योंकि एक्स और जेड वाला जो प्लेन होगा, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग ऐसे शो नहीं कर पा रहे हैं, ये मान लो जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक है, तो ये जेड एक्सिस है जैसे मान लो, तो ये एक्स और जेड वाला जो प्लेन होगा इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? ये ध्यान रखना, ये जेड जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो एक्स और जेड वाले प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? बोलो। नहीं। नहीं। नो सर। उसी तरह हम लोग वाई और जेड का कंसिडर करो, वाई और जेड वाले प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? ये वाई नहीं। और ये जेड। तो उसी तरह जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा रहा है वो कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके लिए नोडल प्लेन कौन कौन सा बन जाएगा, एक्स जेड और वाई जेड, इसके लिए क्या हो गया, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन हो गया। बात समझ में आ गया सबको? तो इसमें कितने नोडल प्लेन आ जाएंगे बताओ तो? दो। दो नोडल प्लेन आ गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं डी वाई जेड या डी एक्स जेड ड्रॉ कर रहे हैं। चलो, तो डी एक्स जेड है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे शो कर रहे हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये अब मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कुछ वाई एक्सिस आएगा। तो डी एक्स जेड ड्रॉ कर रहे हैं, तो डी एक्स जेड में अब क्या आ जाएगा, ये एक आ गया और यहाँ से ये दूसरा आ गया, ठीक है, तो ये डी एक्स जेड का शेप वैसा ही रह जाएगा। इसके लिए बताना नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा।
y x और z y। हाँ, एक्स वाई आ गया नोडल प्लेन और वाई जेड हो गया नोडल प्लेन, क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो कौन से प्लेन में पाया जाएगा, एक्स जेड प्लेन में है। जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो कौन से प्लेन में है, x z। एक्स जेड प्लेन में। तो इसके लिए एक्स वाई और वाई जेड क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डी वाई जेड। एक्स एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया और डी वाई जेड। तो डी वाई जेड का शेप कैसा आ जाएगा, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो शेप तो वैसा ही रहेगा, डबल डम्बल ही शेप रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे नोडल प्लेन कौन सा आ जाएगा, बोलो। x z और y z। हाँ, एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड आएगा। यस सर। हाँ, एक्स जेड प्लेन आ गया और दूसरा y z। सॉरी वाई जेड, y x। y एक्स x। वाई, हाँ एक्स वाई। क्लियर है ना, क्योंकि एक्स जेड वाले प्लेन में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही, दिख रहा है ना, ये सारा जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो कौन से प्लेन में है, एक्स जेड वाले प्लेन में है। ठीक है, सॉरी वाई जेड वाले प्लेन में इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए ये एक्स एक्सिस तो इधर कुछ होगा, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स और वाई वाले प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ नहीं है। उसी तरह एक्स और जेड वाले प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो प्लेन जो है इसके लिए क्या बन गया, नोडल प्लेन बन गया। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये 3 हो गया। उसके बाद चौथा कौन सा ऑर्बिटल था, बताओ चौथा ऑर्बिटल कौन सा था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका शेप कुछ ऐसा आता है, देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप ये है एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस। शेप याद रखना है सारे डी ऑर्बिटल का। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप ये है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग मिल गया और एक वाई एक्सिस के अलोंग, ये ऐसा शेप है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ठीक है, ये एक्सिस के अलोंग ही मिलता है और एक्स और वाई के अलोंग। अब बताओ तो इस केस में नोडल प्लेन कौन सा मिलेगा, इस केस में अब हमको प्लेन में नोडल प्लेन, कौन सा नोडल प्लेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नोडल प्लेन इसमें होगा या नहीं होगा, बताओ। सर वाई जेड। वाई जेड अब थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि वाई एक्सिस में तो अब इलेक्ट्रॉन हो ही गया ना, दिख रहा है। सर इसमें हेलो, नहीं होगा। नोडल प्लेन ही नहीं होगा, नोडल प्लेन तो होगा, सोचो कैसे हो सकता है। कौन से प्लेन में तुमको, या कैसा, ऐसा कौन सा प्लेन एज्यूम करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो है, दिख रहा है। देखो इस बार कोई, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ऐसे मूव करें 45 डिग्री पे अब मूव करेंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। इसी तरह देखो ये वाला अगर हम लोग इस प्लेन में मूव करें ऐसे वाले में, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। मतलब देखो हमको प्लेन कंसिडर करना है इस बार कौन सा है, एक्स वाई प्लेन में ही हम लोग एक ऐसा प्लेन कंसिडर कर रहे हैं उसके 45 डिग्री पे, मतलब ये 45 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हुए ये एक प्लेन अगर कंसिडर करोगे तो इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, नो सर। और उसी तरह सेम हम लोग इधर से भी कंसिडर कर सकते हैं, इस वाले प्लेन में कोई मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस वाले प्लेन में, नो सर। नहीं मिलेगा। तो इसमें भी 2 नोडल प्लेन आ गया, ये नोडल प्लेन NP1 मानते हैं इसको और ये नोडल प्लेन NP2 हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे कि नोडल प्लेन ये कहाँ है, इंक्लाइंड कहाँ पे है बताओ, इंक्लाइंड एट एन, ये नोडल प्लेन क्या हो गया, प्लेन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू 45 डिग्री किसके, एग्जैक्ट। टू एक्स वाई प्लेन। 45 डिग्री किसके, एक्स वाई प्लेन के 45 डिग्री पे ना, सो ये तो ये जो ऐसे क्या,
ये जो प्लेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन के ही तो 45 डिग्री पे कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, या तो एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री मेजर करो, ये वाला है, या फिर वाई एक्सिस से। तो दो प्लेन आएगा, एक एक्स से हम लोग 45 पे लेंगे और दूसरा वाई से 45 पे। ठीक है, बात बराबर ही है, एक्स से लो या वाई से लो, दोनों एंगल तो यहाँ 45 ही रहेगा ना, वो बिल्कुल दोनों को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसमें भी नोडल प्लेन्स कितना आ गया, नोडल प्लेन टोटल कितना आ गया, दो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करने बोला जा सकता है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में नोडल प्लेन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 40, अब ये कोई प्लेन के अलोंग नहीं मिलेगा हमको, वो 45 डिग्री के अलोंग इंक्लाइंड हमको दो प्लेन मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, एक और डी ऑर्बिटल बच गया डी जेड स्क्वायर, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ध्यान देना, डी जेड स्क्वायर का शेप जो होता है ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये यहाँ पे जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसके अलोंग ये एक लोब ऐसे हुआ, ऐसे है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इस तरह इसको ये ऐसे यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं, एक रिंग टाइप का, ये 3D रिंग टाइप का बना हुआ है। हेलो, यस सर। चलो तो यहाँ देखो, ये जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, और ये स्पेरिकल ऐसे रिंग टाइप का यहाँ पे ये जेड स्क्वायर का शेप है, डी जेड स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बता सकते हो क्या यहाँ पे नोडल प्लेन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं इस केस में मिलेगा, इस केस में नोडल प्लेन मिलता है। बट यहाँ अब देखो, एक्चुअली किसी भी तुम नोड, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन ही शो कर रहा है। अब ये तो पूरा 3D स्पेस में है, मतलब ये पूरा स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल है तो मतलब तुम किसी भी प्लेन में मूव करोगे, एक्स प्लेन में या वाई प्लेन में या जेड के प्लेन में मूव करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग मूव करोगे, तीनों में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही तुमको। यस सर। तो इसमें कैसे मूव करना है यहाँ पे ध्यान दो, ये कोनिक टाइप का हमको यहाँ पे नोडल प्लेन मिलता है, ये इस टाइप का। सो यहाँ से अगर निकलोगे, ये सेंटर से इस टाइप के कोन वाले अगर शेप एज्यूम करूं, ठीक है, एक कोन ये एज्यूम करूं और दूसरा कोन सेम इसी टाइप इसके पीछे ऐसे एज्यूम करूं, ये 3D में विजुअलाइज करना है तुमको। देखो, सेंटर से निकलते हुए तुमको दो, एक कोन एज्यूम करना है, एक ऊपर की तरफ कोन एज्यूम करना है और दूसरा कोन नीचे की तरफ। देखो तो वो पूरा यहाँ पे प्लेन नहीं मिलेगा, कोन मिलता है, नोडल कोन बोलते हैं इसको। विजुअलाइज करके एक बार देखो, समझ में आ सर जाएगा। इस हाँ, ऑर्बिटल बोलो। में से 3 लोब, इस ऑर्बिटल में 3 लोब है। लोब दो ही है, और बीच में एक होता है कि बीच में भी इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट होता है जो कि उस एक स्पीयर टाइप का बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा उन सभी से डिफरेंट है। सर कौन का समझ नहीं आया सर, कौन कहाँ से लिया गया? कोन सेंटर से तुमको एज्यूम करना है, ठीक है, और ये 3D कोन एज्यूम करना है तुमको। ठीक है, 3D कोन के अराउंड देखो नोडल प्लेन तुमको मिलेगा, उस कोन में तुम ऑब्जर्व करके अच्छे से देखो, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुमको नहीं मिलेगा। देवांशु, देवांशु, क्लास नहीं कर रहा है ये। चलो ठीक है, इसमें बताओ। हेलो, समझ में आ रहा है? एक बार अच्छे से विजुअलाइज करके देखो खुद से। सर कौन का क्लियर नहीं हुआ? कोन का क्लियर नहीं हुआ, इसको देखो, मतलब ये एक्चुअली 3D है, इसमें देखो एक्चुअली ये तो रहेगा तुम्हारा बीच में ही रहेगा ना, यस सर। ये वाला जो स्पीयर बन रहा है ये तो सेंटर में बन रहा है, हम लोग Yes, इसके sir. ऊपर से निकल रहे हैं, इसके ऊपर से ये ऐसे निकल रहा है और ये कोन बन रहा है, मतलब ये पूरा तुमको ऐसे देखो, ये तो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, हम इस एक्सिस में नहीं घुस रहा है, समझ में आ रहा है, हम इसके साइड से ऐसे कोन एक बना रहे हैं।
ये पूरा कोन जो है इसके चारों बगल ऐसे कोन बनेगा, उस कोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा ही, बीच में ये लोब ऐसे रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन उसके अराउंड ऐसे कोन जो सर्कल कर रहा है उसको 3D में पूरा, उस कोन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? हेलो, यस Yes, sir. समझ पा रहे हो? इसको एक दूसरे डायग्राम से एक्सप्लेन कीजिए। इसमें ये ऐसे एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता, ये 2D में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 3D में तुम लोग सोचो ना थोड़ा सा, मतलब जैसे मानो कि ऊपर दो सर लोग मैं हैं। सर हाँ बोलो। सर हाँ ये तो जो एक्सिस से सर ये एक स्फीयर बन रहा है, ठीक है, तो एक्सिस से जब स्फीयर बन चुका तो सर उस पे अब जगह कहाँ बचा? एक्सिस पे स्पीयर नहीं बन रहा है, वो स्पीयर सारे पे है, मतलब सर्कल बन रहा है, जैसे स्पीयर बनता है ना, एक स्पीयर टाइप का बना है। तो हम लोग स्पीयर एक्चुअली वो बीच में बना है, एग्जैक्टली बीच में है, जहाँ पे एक लोग ऊपर है एक लोग नीचे है, और बीच में ऐसे उसको रिंग टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेंटर से उठे हैं, वो रिंग का जो सेंटर होगा, रिंग का सेंटर ऐसे एज्यूम करो, उस रिंग के सेंटर से हम लोग 45 डिग्री पे निकले, ये 45 डिग्री पे कोन ले रहा है, और ये कोन का पूरा सरफेस एरिया वो दोनों लोब सेंटर में रहेगा, उस लोब को सेंटर में रहते हुए वो पूरा एरिया हमको कवर करना है। एक बार इसको YouTube में देखना, उसमें ग्राफिक्स के थ्रू बताएगा तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे हम लोग ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्लासरूम रहता तो बता सकते थे वैसे, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड है सर क्लासरूम? स्मार्ट बोर्ड तो है, बट पेन के हेल्प से भी बता सकते थे वो, एक्चुअली यहाँ पे ये ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा वैसे। एक बार तुम लोग YouTube में इसको देखना, उसमें ग्राफिक्स के थ्रू बता देगा, सर एनिमेशन इसको का कोन को जरूरत कैसे पड़ेगी। सर नोडल प्लेन को कैसे डिनोट करेंगे? तो नोडल प्लेन एक्चुअली यहाँ पे नहीं मिलता है हमको, दो कोन्स मिलेंगे, नोडल कोन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप है, इसके लिए पूछा जा सकता है कि यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं मिलता है हमको, क्या मिलता है? नोडल कोन। टू नोडल कोन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो पांचों का पहले ये ड्रॉ कर लो सारा, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो सारे p ऑर्बिटल में जितने भी px py और pz मिले, उसमें कितने नोड्स मिले थे? नोडल प्लेन कितने मिल रहे थे? p वाले में एक नोडल प्लेन मिल रहा था, और सारे d ऑर्बिटल्स में कितने नोडल प्लेन मिले बताओ? 2। दो दो। नोडल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोड्स का जो होता है ना फॉर्मूला आता है, ये ध्यान रखना, ये बता रहे हैं एक्चुअली कैसे होता है। तो नोड का डेफिनेशन तो बता दिए हैं तुम लोगों को। नोड एक्चुअली क्या है कि वैसा स्पेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होना चाहिए? 0। जीरो Zero. होना चाहिए, ठीक है। तो नोड्स जो होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, नोड्स दो टाइप का होता है, एक होता है एंगुलर नोड और दूसरा होता है रेडियल नोड। एंगुलर नोड और रेडियल नोड, ये ध्यान रखना। एंगुलर नोड मतलब किसी एंगल पे प्रेजेंट होगा, ये सारा जो नोड जैसे हम लोग P में निकाले या D में निकाले, ये सारे नोड्स क्या थे? किसी एंगल पे मिल रहे थे ना हमको। तो किसी एंगल पे जो नोड मिलेगा ना, उस नोड को हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोड बोलते हैं। और रेडियल नोड, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, रेडियल नोड किसको बोलेंगे हम लोग? जो रेडियली मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो नोड मिलेगा, स्पेरिकल डायरेक्शन में जो स्पेरिकल नोड जो हमको मिलेगा, उस स्पेरिकल नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का दूसरा नेम क्या है? स्पेरिकल नोड, ठीक है। तो जो स्पीयर टाइप का नोड बन रहा होगा तो उसको हम लोग रेडियल नोड बोलेंगे, और किसी एंगल पे कोई नोड अगर मिलेगा हमको तो उसको कौन सा नोड बोला जाएगा? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है, ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है। n यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और 1 तो कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होता है किसी अगर, ये होता है l के बराबर, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर हो जाएगा।
अगर तुमसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ दिया जाए किसी भी सेल में या सबसेल में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स में क्या करोगे? ऐड कर देंगे सर दोनों को। ऐड करोगे दोनों को, रेडियल नोड जितना है और एंगुलर नोड, ये दोनों नोड मिला के ही टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएगा। तो n माइनस एल माइनस वन एक नोड हो गया और प्लस इसमें l ऐड कर दोगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर्मूला हो गया n माइनस वन, एंगुलर नोड l के बराबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और रेडियल नोड हो जाएगा n माइनस एल माइनस वन। जैसे तुमसे पूछा जाए, एक एग्जांपल बता रहा है, तुमसे बताना है 3p में रेडियल नोड्स कितना होगा, r नोड्स लिख रहा है, स्पेरिक रेडियल हो गया, एंगुलर नोड कितना होगा और टोटल नोड्स कितना होगा, बताओ तो। सर 3p में 3p में रेडियल नोड में 2 होगा और एंगुलर नोड 1 होगा और टोटल नोड होगा 2। नहीं, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला लगाओगे ना, n माइनस एल माइनस वन, तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है 1 और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 यस और माइनस वन, तो 3 माइनस 2 हो गया, तो रेडियल नोड इसमें कितना हो गया 1 हो गया। एंगुलर नोड इसमें कितना हो जाएगा, 1 एंगुलर नोड तो l के बराबर ही होता है, तो कौन सा सबसेल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, p p सबसेल, तो p के लिए l का वैल्यू 1 ही हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 2 हो गया। या फिर n माइनस वन भी कर सकते हो, तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस वन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। अगर स्पेरिकल नोड बोला जाए तो यह ध्यान रखना, स्पेरिकल नोड अगर पूछा जाए तो वो रेडियल नोड के बराबर ही है। ठीक है, तो दोनों नोड्स बराबर है, स्पेरिकल और रेडियल दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, तो आज हम लोग शेप के बारे में डिस्कस कर लिए, नोड्स के बारे में डिस्कस किए हैं और क्वांटम नंबर हो गया। इसमें एक टॉपिक तुम लोग का छूटा हुआ है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में, उसमें एक क्लास लग ही जाएगा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने में। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसमें साई और साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, तो वो उसमें कुछ कुछ ग्राफ्स भी आता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तुम लोग का जो ये टेस्ट होगा ना, कमिंग संडे को है ना? यस सर शायद, हाँ सर। हाँ, तो उसमें यहाँ तक, आज जहाँ तक पढ़ाया है यहाँ तक सिलेबस रहेगा। ठीक है, आज की क्लास तक सिलेबस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाएंगे, वो कैसे यूज करना है, हमको एसपीडीएफ का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? एक बार तुम लोग ये नोड वाला केस जो है, जो भी बताएं 3D वाला, वो खुद से एक बार विजुअलाइज करके देखना। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा 3D। खुद से जब तक सोचोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। सर चलो जो फिर मैंने डाउट, सर मैंने भी डाउट भेजा था क्या? आपके टेलीग्राम पे। बताओ। सर निहार आपका नाम है ना? हाँ, एक्चुअली वो एनर्जी वाला भेजे थे क्या? तो एक एनर्जी वाला भेजे थे, उससे और उससे पहले भेजे थे वर्कशीट का था। एनर्जी इनटू डेल्टा टी ये ग्रेटर देन h by 4 पाई, ये था ना? वो सर ये सर वो कल हाँ, भेजे थे और उससे पहले सर 2 क्वेश्चन भेजे थे बहुत पहले। क्वेश्चन क्या चीज का था? सर वो वर्कशीट का था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का? यस सर, यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा क्वेश्चन है? सो आपके टेलीग्राम पे होगा सर। सर दोबारा भेज देंगे आज। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन लगा है। सर इसी का था सर वर्कशीट शायद। सर नियरेस्ट अप्रोच एक करके कुछ ये था तो सर। नियरेस्ट अप्रोच ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे, वो केमिस्ट्री वाले में नहीं आता है। ठीक है, नियरेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन सब है ना, वो फिजिक्स में भी ये सेम चैप्टर है। सेम चैप्टर मतलब इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, बोर्ड्स मॉडल वहां पे बताया जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किया जाता है।
ठीक है। अल्फा पार्टिकल का नियरेस्ट अप्रोच फिजिक्स में होगा। हाँ हाँ, वो सारा फिजिक्स में डिस्कस होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। नियरेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन सब है ना, Yes, वो sir. फिजिक्स में क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में वो सारा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, तो बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में श्रोडिंगर इक्वेशन करना है, ठीक है, तो एक बार देख के भी आना उसको एनसीईआरटी से। चलो तो एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। So वर्कशीट कब होगा? वर्कशीट में डाउट है क्या कुछ भी? सर वो मतलब हैंड टू हैंड नहीं जा रहा है ना क्लास के साथ, इसलिए। तो वो मिला नहीं है वर्कशीट तुम लोगों को? सर अवेलेबल तो बहुत सारा है, पर समझ नहीं आ रहा सर कैसे बनाए, यही बात है। तो कैसे बनाए, तो जो टॉपिक कवर हो रहा है ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर Yes, में sir. जो जो टॉपिक्स हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन सब, जो जो बनने लायक है सारा मत बनाओ, जो जो लग रहा है कि जितना पढ़ाई हुआ है उससे बन जा रहा है तो उसको ट्राई करते रहो। तो ट्राई Yes, sir. करो, एक बार ट्राई करते रहो, जो भी डाउट होगा वो ग्रुप में भेज देना, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे अगर, ठीक है, उसको Yes, क्लास sir. में ही डिस्कस कर लेंगे या टेलीग्राम पे ही बता देंगे। जो बनाते जाओ क्वेश्चन, जो भी बनते जा रहा है, जो डाउट डाउट होगा वो पूछते जाओ, ठीक है। Thank you, sir. चलो तो एंड कर रहे हैं।